कोई एक आदमी पूरी दुनिया को कैसे जीतता है? क्या वो एक विशाल सेना से शुरुआत करता है या एक शाही उपाधि से? इतिहास के सबसे महान विजेता की कहानी कुछ भी नहीं से शुरू होती है। उसका जन्म तेमुजिन के रूप में हुआ था। अंतहीन संघर्ष की दुनिया में यहाँ कबीले अस्तित्व के लिए, चरागाहों के लिए, सम्मान के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। 9 साल की उम्र में उसकी दुनिया बिखर गई। उसके पिता, एक छोटे कबीले के सरदार को प्रतिद्वंदियों ने जहर दे दिया था। उसके अपने कबीले ने प्रतिशोध के डर से उसे, उसकी मां और उसके भाई बहनों को छोड़ दिया। वे बहिष्कृत थे, जीवित रहने के लिए जड़ें खोदते, चूहे का शिकार करते। इस दुनिया ने उसे अपना पहला सबक सिखाया, किसी पर भरोसा मत करो, जीवित रहना ही एकमात्र कानून है। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी। उसे प्रतिद्वंदी कबीले ने पकड़ लिया, गुलाम बना लिया गया। उसे एक भारी लकड़ी का कॉलर, कैंग पहनने के लिए मजबूर किया गया। अपमानित लेकिन टूटा नहीं। आधी रात को एक नदी में छिपकर, केवल अपना सिर पानी से ऊपर रखकर उसने अपने मौके का इंतजार किया। ये पलायन एक किंवदंती बन जाएगा। एक लड़का जिसने शिकार बनने से इनकार कर दिया, वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक उत्तरजीवी था जो विश्वासघात और कठिनाई की आग में तपा था। फिर से आजाद होकर तेमुजिन ने अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि वफादारी से। उसने अपने पिता के वादे का सम्मान किया और अपनी मंगेतर पत्नी बोरते को पाया। लेकिन ये नाजुक शांति तब बिखर गई जब एक प्रतिद्वंदी जनजाति मरकट्स ने उनके शिविर पर छापा मारा। बोरते का अपहरण कर लिया गया। तेमुजिन के लिए ये एक हमले से कहीं बढ़कर था। ये युद्ध की घोषणा थी। उसने अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगियों की ओर रुख किया। उसके पिता का पुराना दोस्त तोगरुल खान और उसका मुंह बोला भाई करिश्माई योद्धा जमुका। साथ में उन्होंने एक सेना खड़ी की और मरकट्स पर एक तूफान की तरह टूट पड़े। लड़ाई क्रूर थी और तेमुजिन की सामरिक प्रतिभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। बोरते को बचा लिया गया। एक नेता के रूप में तेमुजिन की प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन उसकी जीत ने एक खतरनाक दरार को उजागर कर दिया। जमुका अभिजात वर्ग और जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा शासन में विश्वास करता था। तेमुजिन योग्यता में विश्वास करता था। सबसे अच्छे आदमी को नेतृत्व करना चाहिए, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। योद्धा तेमुजिन के झंडे के नीचे जमा होने लगे, जो उसकी निष्पक्षता और जीत के वादे से आकर्षित थे। जमुगा ने अपने मुंह बोले भाई को एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखा। ये मैदान 2 खानों के लिए काफी बड़ा नहीं था। दोनों मुंह बोले भाई कट्टर प्रतिद्वंदी बन गए। वर्षों तक क्रूर गृह युद्ध चला, घुड़सवारों की सेनाओं के साथ खेला जाने वाला एक शतरंज का खेल। तेमुजिन की सेनाएं अनुशासित, संगठित और उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थीं। उसने झूठी वापसी जैसी नई तरकीबों से युद्ध में क्रांति ला दी। अंत में 13 पक्षों की लड़ाई में तेमुजिन ने एक निर्णायक संघर्ष में जमुका का सामना किया। तेमुजिन विजयी हुआ। जमुका को उसके ही आदमियों ने धोखा देकर पकड़वा दिया। तेमुजिन ने अपने भाईचारे को नवीनीकृत करने की पेशकश की, लेकिन जमुका ने एक सम्मानजनक मौत मांगी। प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई थी। अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद तेमुजिन ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने युद्धरत मंगोल जनजातियों को एक राष्ट्र में एकजुट कर दिया था। वर्ष 1206 में एक महान सभा, एक कुरुलताई बुलाई गई। वहां उस बहिष्कृत लड़के, उस पूर्व गुलाम को एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान, सार्वभौमिक शासक। उसका पहला कार्य युद्ध नहीं बल्कि कानून था। उसने यस्सा बनाया, कानूनों का एक गुप्त कोड जिसने चोरी, व्यभिचार और अपहरण पर रोक लगा दी। इसने उसके लोगों को एक मानक के तहत एकजुट किया। उसने अपनी सेना को 1 दशमलव प्रणाली में संगठित किया। 10,
100 और 1000 की इकाइयां। उसने याम बनाया, एक क्रांतिकारी संदेशवाहक प्रणाली। सवार इतिहास में किसी भी संदेश की तुलना में तेजी से साम्राज्य को पार कर सकते थे, जो उसके विशाल डोमेन को जोड़ता था। अपने राष्ट्र को एकजुट करने और अपनी सेना को पूर्ण करने के बाद चंगेज खान ने मैदान से परे देखा। उसका लक्ष्य सिर्फ लूटपाट नहीं था, ये सभी लोगों को अनंत नीले आकाश के नीचे अधीन करना था। दुनिया अब तक की सबसे अनुशासित और भयानक युद्ध मशीन से मिलने वाली थी। पहले उत्तरी चीन के राज्य, फिर मध्य एशिया के महान साम्राज्य मंगोल तूफान डेशेने हो गया था। मंगोल खुले मैदान के स्वामी थे, लेकिन महान साम्राज्य विशाल दीवारों से सुरक्षित थे। चंगेज खान एक शिकारी था जो सीखता था। उसने जीते हुए देशों से इंजीनियरों को पकड़ा। उसने अपने दुश्मनों के ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अभेद्य किले का युग समाप्त हो गया था। Welcome to Samarkand, the jewel of the Silk Road. उसकी नजर तब पश्चिम की ओर ख्वारिज़मियन साम्राज्य पर पड़ी, जो इस्लामी दुनिया का एक गहना था। उसने युद्ध के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के लिए दूत भेजे, अपनी दो दुनियाओं को जोड़ने का एक समझौता। लेकिन अभिमानी और मूर्ख गवर्नर ने दूतों को मार डाला और माल चुरा लिया। ये सर्वोच्च अहंकार का कार्य था, एक ऐसा अपमान जो अनंत काल तक गूंजेगा। जब खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसका दुख एक ठंडे मौन रोष में बदल गया। कहा जाता है कि वो एक पहाड़ पर चढ़ गया, 3 दिनों तक अनंत आकाश से प्रार्थना की और बदला लेने के लिए नीचे उतरा। उसने अब तक की सबसे बड़ी सेना इकट्ठा की और एक बहुआयामी आक्रमण शुरू किया। ये विजय का युद्ध नहीं था, ये विनाश का युद्ध था। बुखारा और समरकंद के महान शहर, जो सीखने और संस्कृति के केंद्र थे, को आग लगा दी गई। मंगोलों ने शहरों को बाढ़ में डुबोने के लिए नदियों पर बांध बना दिए, जिससे कीचड़ और खंडहर के अलावा कुछ नहीं बचा। लाखों लोग मारे गए, एक पूरी सभ्यता को घुटनों पर ला दिया गया। चंगेज खान की नीति एक किंवदंती बन गई। आत्मसमर्पण करो और तुम्हें बख्श दिया जाएगा, विरोध करो और हर पुरुष, महिला और बच्चे का सफाया कर दिया जाएगा। 1 दशक से भी कम समय में उसका साम्राज्य प्रशांत महासागर से कैस्पियन सागर तक फैल गया। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य था। लाखों लोगों के खून से गढ़ा गया, लेकिन व्यवस्था के लोहे के मुट्ठी से शासित उसके डोमेन के भीतर यस्सा के कानून पूर्ण थे। उसने अपने शासन का पालन करने वाले सभी जीते हुए लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। व्यापार मार्ग, जो कभी डाकुओं से त्रस्त थे, अब सुरक्षित थे। कहा जाता था कि सोने की 1 बोरी ले जाने वाली एक युवती साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी नुकसान के चल सकती थी। विजेता वाणिज्य का संरक्षक बन गया था। पैक्स मंगोलिका, मंगोल शांति का युग शुरू हो गया था। अपने अंतिम वर्षों में एक बूढ़ा चंगेज खान उस युद्ध को समाप्त करने के लिए लौटा जिसने उसकी विजय की शुरुआत की थी। लेकिन दुनिया का विजेता अभी भी एक नश्वर इंसान था। 1227 में अपने अंतिम अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है। उसका दफन एक राजकीय रहस्य था। उसके शरीर को उसकी मातृभूमि में वापस लाया गया और एक अचिह्नित कब्र में दफनाया गया, जिसका स्थान समय के साथ हमेशा के लिए खो गया। लेकिन उसका साम्राज्य उसके साथ नहीं मरा। उसके वंशज इसे और भी आगे बढ़ाएंगे, यूरोप के द्वारों तक पहुंचेंगे और 1 सदी तक चीन पर शासन करेंगे। 100 वर्षों तक मंगोल शांति कायम रही। सिल्क रोड का पुनर्जन्म हुआ। विचार, प्रौद्योगिकियां और सामान पहली बार पूर्व और पश्चिम के बीच स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुए।
मार्को पोलो की यात्रा केवल चंगेज खान द्वारा स्थापित व्यवस्था के कारण ही संभव थी। तो वो कौन था? एक क्रूर बर्बर जिसने खोपड़ियों के एक पहाड़ पर एक साम्राज्य बनाया, या एक दूरदर्शी एकीकरणकर्ता जिसने सीमाओं को मिटा दिया और दुनिया को जोड़ा? सच तो ये है कि वो दोनों था। वो तूफान था जिसने पुरानी दुनिया को समतल कर दिया ताकि मलबे से एक नया जन्म ले सके। उसकी विरासत आग और रेशम में लिखी है। क्या एक नई दुनिया का निर्माण कभी पुरानी दुनिया के विनाश को सही ठहरा सकता है? हमें बताएं कि आप टिप्पणियों में क्या सोचते हैं। ड्रॉप योर कमेंट्स। इतिहास से ऐसी ही और महाकाव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।